स्टूडेंट्स, मैं रवि वर्मा आप सभी का एराइज एडुकेयर फैमिली में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग प्रश्न उत्तर की अभ्यास करने जा रहे हैं। ये प्रश्न इतिहास खंड से हैं। ये सभी प्रश्न आपके जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछी जा सकती है, चाहे बीपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर हो, बिहार एसआई को लेकर हो, या रेलवे को लेकर हो, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हो। इन प्रश्नों के मैं उत्तर तो ज़रूर ही बताऊँगा, साथ ही साथ मैं इस प्रश्न से संबंधित यदि कुछ व्याख्यात्मक बातें होंगी, थोड़ी बहुत उसकी भी मैं चर्चा करते हुए चलूँगा। तो वैसे विद्यार्थी जिनकी तैयारी हो भी चुकी है, उनके लिए भी ये रिवीजन का शानदार अवसर रहेगा। और जो एकदम से नहीं भी पढ़े हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं प्रश्नों की व्याख्या करूँ, तो कुछ मूलभूत बातों की चर्चा करते चलूँ, जिससे आपको एक पार्टिकुलर टॉपिक की समझ बनेगी। ये काफ़ी बेहतर होगा, आपकी तैयारी और मजबूत होगी। आगामी जितनी भी परीक्षाएँ हैं, उसमें ये काफ़ी उपयोगी है। इसीलिए सभी प्रश्नों की व्याख्या ध्यानपूर्वक सुननी है और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करना है। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जो दो सूची में बांटा गया है और फिर इस सूची को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक विकल्प दिया गया है, कोड। सूची एक में कुछ घटना वर्षवार ढंग से दिए गए हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में, द्वैत शासन का लागू होना 1765 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और बंगाल में अकाल 1770 में। और सूची दो में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर और फिर कुछ नाम दिए गए हैं, रोजर ड्रेक, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टार्ट और कर्टियर। आपको यह देखना है कि अब प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, वो किसके समय में हुआ, या द्वैत शासन लागू 1765 बंगाल में हुआ, वो कब हुआ, या बक्सर का युद्ध जो हुआ वो किसके समय में हुआ, बंगाल का अकाल जब पड़ा वो किसके समय में पड़ा। इस पूरे प्रश्न में यदि कोई केंद्र में है तो वह है बंगाल, वह है बंगाल। तो हम लोग बंगाल से जुड़ी हुई कुछ पृष्ठभूमि को समझते हैं। आगे का स्लाइड मैं आपको ले जाऊं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है, विकल्प के अनुसार A1 यानी प्लासी का युद्ध रोजर ड्रेक को समय था, B2 द्वैत शासन का लागू रॉबर्ट क्लाइव सही है, C3D4 ठीक है। तो विकल्प ए के साथ जाना चाहिए। अ, विकल्प ए यहाँ पर लिखा हुआ है, विकल्प ए के साथ जाना चाहिए, यानी कि जो सामने लिखा हुआ है वो सही है। अब मैं ये तो आंसर आप स्पष्ट रूप से जानते होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ आंसर बताना नहीं है, थोड़ी बहुत विशेष जो बातें हैं वो मुझे यहाँ पर बताना है। जैसा कि सबसे पहले मैं बात कर लूँ बंगाल के बारे में, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा गया था वो बंगाल से संबंधित था। यदि इस प्रश्न किस अध्याय से पूछा गया है यह बात आपसे पूछी जाए, तो आप आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों के आगमन के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियां बन रही हैं, उनमें बंगाल कैसे बन रहा है या बंगाल की स्थिति कैसी है, उससे संबंधित बात वहां से ये प्रश्न लिया गया है। तो बंगाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि बंगाल की पूर्व स्थिति यह है कि बंगाल पहले मुगलों के अधीन था। बंगाल जो है वो मुगलों के अधीन है, ये बात आपको ज्ञात ही होगा। बंगाल के नजदीक बिहार भी मुगलों के अधीन हुआ। मुगल जो है वो बिहार को 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में अकबर के नेतृत्व में बिहार को जीतते हैं और बंगाल जो है वह भी इनके क्षेत्र में आता है। ठीक है।
लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब का देहांत होता है, उसके बाद मुगल निरंतर कमजोर होते जाते हैं। और फिर मुगलों के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके उनके जो सरदार हैं, 1707 के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत होता है। और औरंगजेब के देहांत के बाद औरंगजेब के देहांत के बाद क्षेत्रीय शक्तियां काफी तेजी से उदित होनी शुरू होती हैं। बंगाल भी उनमें से एक है। बंगाल 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अपने आप को अ, मुगलों से अलग करता है। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना है कि अभी भी मुगल इतने कमजोर नहीं हैं कि बंगाल पूर्णतः अपने आप को अलग कर लेता है। कुछ बातें, यानी कि हो सकता है कि एक तय राशि जो है बंगाल मुगलों को चुकता करता हो। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां मुर्शीद मुर्शीद कुली खां मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में ऐसा होता है। ये मैंने पहली जानकारी आपको पहले प्रश्न से संबंधित, यानी कि जो बंगाल की पृष्ठभूमि है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। फिर आपको पता ही होगा कि पलाशी की युद्ध होता है। इसमें दो तीन चीज, एक दो पॉइंट और मैं बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो बंगाल के गवर्नर की बात की जाती है, तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अपने आप को मजबूत किया, और फिर इस इंडिया कंपनी ने 3 फेजेस में अपने ऑफिसर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया। जो सबसे पहला फेज है जो सबसे पहला फेज है वो 1757 से 1774 के बीच है। 1757 से लेकर 1774 के बीच है, जब बंगाल में इनके गवर्नर रहते हैं। बंगाल बंगाल के गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते रहे। ठीक है। फिर उसके बाद से यह जो पद है वो गवर्नर जनरल कहलाना शुरू हुआ। गवर्नर जनरल कहलाना शुरू हुआ। और ये 1774 से, ये फेज 2 मैं कह सकता हूं, 1774 से लेकर 1857 की क्रांति तक, इन 56 तक मैं मानता हूं ये पद रहा। और 57 में ये पद खत्म कर दिया गया और वायसराय पद बना। वायसराय। और ये वायसराय पद 1858 से 1947 तक बना रहा। यहां से अन्य प्रश्न भी पूछ दिए जाएंगे, जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, पहला गवर्नर जनरल कौन, पहला वायसराय कौन और अंतिम वायसराय कौन, स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन। यानी कि जब आप एक प्रश्न की व्याख्या देखें तो और क्या प्रश्न बन सकते हैं यहां से, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने इस प्रश्न के साथ दो कह सकते हैं कि दो और टॉपिक्स पे चर्चा मैंने किया। एक तो बंगाल के बारे में और दूसरा बंगाल के गवर्नर या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बताया। चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर फिर लौटते हैं। जो आगे मैं एक यहाँ पर और कर देता हूँ इस प्रश्न से संबंधित, वह है द्वैध शासन। इसके बारे में समझते हैं। द्वैध शासन, देखिए सभी प्रश्न के सभी विकल्पों को तो बताना थोड़ा फीजिबल नहीं होगा, लेकिन जहां तक होगा मैं बताता हूं। द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो शासक एक ही जगह पर हो। तो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में क्या था, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में सत्ता के दो प्रवृत्तियां अलग अलग हो गई। पहली प्रवृत्ति यह हो गई शासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव, शासकीय, या जिसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं, शासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव। और एक
दूसरा पहलू जो है वह है दीवानी राइट्स, जो टैक्स कलेक्ट करने को लेकर है, दीवानी के अधिकार टैक्स को लेकर। तो इन दो प्रवृत्तियों में जो शासकीय थे, जिनमें जिम्मेवारी का पक्ष ज्यादा था, वो भारतीय पक्ष कर रहा था, बंगाल के जो नवाब हैं वो कर रहे थे, और जो दीवानी हैं वो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो ये जो है 1865 में शुरू हुआ था। यानी कि यहाँ पर द्वैत शासन का मतलब एक ही जगह के दो शासक। ठीक है, तो पहले प्रश्न से संबंधित दो तीन बातों को मैंने यहाँ बताया, यानी कि एक प्रश्न की व्याख्या आपको तीन चार प्रश्न की तैयारी करा देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? पहले तो ये सहायक संधि क्या है, इसे आप समझ लीजिए। सहायक संधि का मतलब था कि भारतीय राजाओं का अंग्रेजों के साथ गठबंधन। सहायक संधि का मतलब था भारतीय भारतीय राजाओं का अंग्रेजों के साथ गठबंधन, या अंग्रेजी कंपनी के साथ गठबंधन। अब ये गठबंधन कैसा था? गठबंधन अब ये गठबंधन कैसा था, तो आप ये समझिए, भारतीय राजाओं के साथ अंग्रेजी कंपनी के साथ कैसा गठबंधन था। तो इसके अंतर्गत एक प्रकार का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी, एक सैन्य टुकड़ी, वो भारतीय राजाओं के यहाँ रहेगी। एक सैन्य टुकड़ी भारतीय राजाओं के दरबार में रहेगी और फिर सुरक्षा करेगी। भारतीय राजाओं को लगा कि ठीक ही ठाक है, अंग्रेजी सेना है, इसके पास आधुनिकतम हथियार हैं और ये बहुत बेहतर स्थिति है। लेकिन इन्हें यह समझ नहीं आया कि कल हो के ये जो सैन्य टुकड़ी है अपने बॉस, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके कहने पर इन राजाओं के लिए गली के हड्डी भी बन सकते हैं, और ये हुआ भी। यानी कि कल हो के अगर ये भारतीय राजाओं को मारने की बात कह दे तो वो एक बात है। फिर दूसरा चीज ये था, और ये सैन्य टुकड़ी की जो खर्च है वो भारतीय राजा उठाएंगे, खर्च भारतीय राजा, भारत के हिस्से में। ठीक है, और जो दूसरा इसमें पद है, एक रेजिडेंट का पद, रेजिडेंट का जो पद है वो क्रिएट किया गया, और ये रेजिडेंट जो हैं वो दरबार में रहेंगे। और सहायक संधि के अंतर्गत आने पर यदि भारतीय राजा अब अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति चाहता है तो वो संभव नहीं है। विदेश नीति नहीं होगा, विदेश नीति नहीं होगा। अगर भारतीय राजाओं पर जिन्होंने ये सहायक संधि स्वीकारी है, इसके ऊपर यदि कोई हमला किया तो ये सैन्य टुकड़ी या अंग्रेजी कंपनी जो है वो उन्हें हेल्प करेगा। ये सहायक संधि की कुछ बातें थी। इससे भारतीय राजाओं को लाभ कम, हानि ज्यादा उठाना पड़ा। भारतीय राजा जो हैं वो लाभ कम, इससे उन्हें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ भारतीय राजाओं के प्रति। प्रश्न इसने यही पूछा कि निम्नलिखित में से किस किस शासक ने, ये जो हुआ था वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, ये जो हुआ था वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। भारत में ये 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहे। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने दर्जनों देसी राजाओं के साथ, भारत के अलग अलग राजाओं के साथ ये संधि की। प्रश्न ये पूछा, इनमें से जो विकल्प दिया है, इनमें से किसने किसने लॉर्ड वेलेस्ली के कहने पर ये सभी गठबंधन किए? ठीक है, तो इसमें तो हैदराबाद ऐसे एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट है कि जो शुरुआत में लॉर्ड वेलेस्ली के कहने पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है, उसमें एच फॉर हैदराबाद, एम फॉर मैसूर, और टी फॉर त्रावणकोर, ए फॉर आप कह सकते हैं कि ए से यहाँ पर अवध, अवध। ठीक है,
उसी तरीके से आगे के भी शासकों ने यहाँ पर शासन अलग-अलग राजाओं ने किया था, राइट? तो उसमें ये जो 3 नाम हैं, वो तो हैं बंगाल के नवाब को उन्होंने हराया ही था 1757 बैटल ऑफ पलासी में। मैसूर, आपको पता ही होगा कि मैसूर जो है कर्नाटक में 3-4 लड़ाइयाँ हुई थी, टीपू सुल्तान और फिर उनके पिता हैदर अली में। तो वो पॉइंट भी हम लोग आने वाले प्रश्नों की सहायता से करेंगे। बहरहाल इस प्रश्न के साथ आपको जो विकल्प दिए गए हैं, वो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न में और कुछ बातें नहीं हैं। आप आगे बढ़ते हैं। उत्तर सिर्फ दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलाशी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? जून 1757, जून 1757 ईस्वी में पलाशी एक जगह है बंगाल में जहाँ पलास के फूल पाए जाते हैं। संभवतः इसी वजह से उस जगह का नाम पलाशी था और वहां पर ये लड़ाई हुई थी। हालांकि जो ब्रिटिशर्स की जो विस्तार नीति है, उस पे हम इस पे चर्चा करेंगे, एक अलग अध्याय है। इसमें स्पष्ट रूप से मैं बताऊं कि जो लैटर पीरियड है, यानी जो भारत में 1707 से लेकर 1857 के बीच में जो उत्तर मुगल कालीन है, उत्तर मुगल शासक हैं, मुगल शासक, ठीक है? प्रश्न ये पूछा कि जिस समय लड़ाई हो रही थी, उस समय शासक कौन थे? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आलमगीर का जो टाइमलाइन है, वो 1700, आलमगीर द्वितीय। क्या बता सकते हैं कि आलमगीर और किसका नाम था? आलमगीर जो है औरंगजेब को भी कहा जाता था। औरंगजेब को भी आलमगीर कहा जाता था, इसलिए इसके बाद के शासक को आलमगीर द्वितीय कहा गया। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय ये 1754 से लेकर 59 के बीच में ये शासक रहता है। ठीक है? 1757 के बाद फिर 64 में लड़ाई होती है बक्सर की, तो उस समय कोई और अन्य लड़ाई लड़ता है। ठीक है? अन्य शासक रहते हैं। तो ये मामला था इस प्रश्न से जुड़ा हुआ। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? देखिए, बंगाल में 1717 काफी पर्याप्त जगह है, तो मैं प्रश्न के साथ ही लिख दे रहा हूं। हालांकि हर प्रश्न के बाद एक खाली स्लाइड है, उत्तर दिया हुआ है और उसके बाद, लेकिन यहाँ पर जगह है तो मैं यहीं पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। बंगाल जो है वो 1717 ईस्वी में अपने आप को मुगलों से प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा अलग करता है और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप ये समझें कि इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने ये प्रयास किया था। उसने अपने नाम पर ये शहर भी बसाया, जिसे मुर्शिद कुली खां। तो प्रारंभिक राजधानी यही थी, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह मूलतः ट्रेड के लिए सबसे मुफीद जगह जो है वो कलकत्ता को पाती है। आपको पता ही होना चाहिए कि कलकत्ता जो है वो 3 गांवों से मिलकर बना था और इन 3 गांव की जो पोजीशन है वो समुद्र के किनारे है। तो इनके लिए यह जो जगह है वो मुर्शिदाबाद से ज्यादा मुफीद है, बेहतर है। तो इन्हें यह लगा कि यह कार्य जो है वो बेहतर है कि राजधानी को या फिर सरकारी खजाना जो यहाँ पर रखा गया है, इसका मतलब है कि जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, प्रशासनिक केंद्र जो है, उसका ही परिवर्तन ये बात कहा जा रहा है। प्रशासनिक प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था और ये 1774 में हुआ था। कब हुआ था? 1774 में, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए
आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली, जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस प्रश्न के पीछे थोड़ी छोटी सी कहानी छिपी हुई है। कहानी ये है कि एक शासक होता है फर्रुख सियर, आपको पता ही होगा, और इसी घृणित कायर का नाम दिया जाता है। और कारण यह था, घृणित कायर का कारण यह था कि फर्रुख सियर जो है वो उतना बेहतर स्थिति में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब इसके पास पहुंचते हैं अपने व्यापारिक समझौते को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, व्यापार के सुझाव को लेकर, व्यापार से जुड़े हुए वक्तव्य को लेकर, तो उस समय ये काफी बीमार रहता है। तो फर्रुख सियर की बीमारी को अंग्रेज अपने दवाइयों से ठीक करते हैं, और इससे खुश होकर वो बंगाल में बंगाल में क्या करता है, मुर्शीद कुली खां कहाँ, बंगाल का शासक है, बंगाल में इसे मुक्त व्यापार करने का, मुक्त व्यापार यानी कि बिना टैक्स दिए हुए आप व्यापार कर सकते हो, इसका अधिकार दे देता है। अब यह जो फर्रुख सियर का यह जो आदेश है, वो उस समय के जो तत्कालिक शासक थे उनको ये अच्छा नहीं लगता है, या कहा जा सकता है कि वो समझते हैं ये मनसा के साथ फर्रुख सियर ने नहीं कहा होगा कि आप मुफ्त में आकर यहाँ पर व्यापार कर लें। और आगे जाकर यही आगे जाकर 1717 का जो ये घटनाक्रम हुआ, आगे जाकर 1757 ईस्वी की जो पलाशी की लड़ाई होती है, पलाशी का युद्ध जो होता है, पलाशी का युद्ध, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसकी ये क्या करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अन्य विकल्पों को मैं यहाँ पढ़ूंगा भी नहीं। मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई, और यही कंफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से विवाद बना, और यही विवाद आगे जाकर युद्ध का कारण भी बना। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर ए है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मीर कासिम, कुछ कुछ आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कब से कब कोई शासक रहा है। तो मीर कासिम जो है वो 1760 से 65 ईस्वी तक शासक रहते हैं। 60 से 65 याद रखना है, 60 से 65। यहाँ पे जगह कम है तो हम अगले स्लाइड का उपयोग कर लेंगे, पहले इसके आंसर को देख लेते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर, मुंगेर कहाँ है बाबू, बिहार में है। और देखिए, एक थोड़ा आपको कह सकते हैं आईक्यू भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, इतिहास के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर ऐसे हिस्से की चर्चा की जाती हो जहां के लिए आप जाने जा रहे हैं, जहां के लिए आप नियुक्त होने जा रहे हैं, जैसे बिहार। इतिहास में जहां कहीं भी बिहार का हिस्सा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न बनेगा। अलग अलग फेज में, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जाइए तो बहुत सारा हिस्सा है, मगध साम्राज्य पूरा बिहारी है। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत सारा हिस्सा जो है जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, तो प्रश्न यहाँ से बनेंगे, मौर्य एम्पायर बनेगा। आपको ये बिहार की परीक्षाओं के जाने के पहले, अगर कम समय है तब तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ही यूज कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि चयनित पढ़ाई करें, लेकिन यह काम आता है, प्रश्न पूछते हैं। अब मैं ये जो प्रश्न कह रहा हूं, ये हो सकता है कि बिहार में जो कोई परीक्षा होने वाली हो वहां से ये प्रश्न बनेगा और पूछा जा सकता है, क्योंकि मुंगेर जो है वो अब बिहार में है। ठीक है, उस समय ये बंगाल का हिस्सा था, अब ये बिहार है। और आपको ये भी पता होगा कि बिहार भी एक समय पूरा का पूरा बिहारी बंगाल का हिस्सा था। और हम लोग 22 मार्च 1912 को इससे अलग हुए, फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हुए। 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि
वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। ये पहला विकल्प है। बंगाल के गवर्नर वेंसी टार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। मुंगेर के रमणीक वातावरण से वो बहुत प्रभावित है। देखिए, इस तरीके के जो विकल्प होते हैं ना, वो देख के इसे काटना चाहिए। बड़ा ही इस तरीके के विकल्प तर्कहीन होते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन में रमणीक वातावरण का कहीं स्थान नहीं है। काफी कठिन परिस्थितियों में शासन चलाई जाती है। शासन फूलों की सज्जा नहीं होती है, बल्कि कांटों का ताज होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये जो विकल्प है ये तो गलत है, आंसर ए है। लेकिन इससे जुड़ी हुई बातों को मैं थोड़ा और चर्चा करता हूँ। आंसर तो ए है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जो प्रश्न में मीर कासिम के बारे में इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में सुने। मीर कासिम मीर कासिम जिस समय शासक है वो 1760 से 65 है। 65 यानी कि जो पलाशी का युद्ध है, पलाशी का युद्ध, उसके बाद जो बक्सर का युद्ध है या चौसा का युद्ध है, बक्सर के युद्ध का ये एक किरदार है और वहां पर जाकर ये खत्म भी होते हैं। तो 1760 से 65 के बीच में है और 1757 में जो पृष्ठभूमि है पलाशी की युद्ध का, आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने जो पलाशी का युद्ध युद्ध जीता, वह एक षड्यंत्र की वजह से जीता। वह एक षड्यंत्र का सहारा लेकर जीता। तो जो आने वाले शासक थे वो ब्रिटिशर्स के इस सोच से तो काफी भली भांति परिचित थे। कलकत्ता वो सेंटर है, बंगाल का वो हिस्सा सेंटर है, तो उससे थोड़ा दूर राजधानी के रूप में मुंगेर को बनाया जा सकता था। तो शासक ने सोचा कि जो वो षड्यंत्र है उससे अपने आप को दूर किया जाए और एक शांतमय जगह पर रहा जाए। लेकिन ये भी आगे हुआ नहीं और बाद में इन्हें भागकर अवध के नवाब के पास जाना पड़ा और फिर आगे जो युद्ध हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये भी नहीं रहे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो सूची दी गई है और मैसूर युद्ध जो है वो केंद्र में है। मैसूर युद्ध 1, मैसूर युद्ध 2, मैसूर युद्ध 3 और फिर उसके सामने मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो हर युद्ध का जो एंड है वो एक संधि पर खत्म होता है। प्रश्न ये पूछा है कि किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो विकल्प तो सामने ही है। यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि पर खत्म होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि पर खत्म होता है और आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, यह भी खत्म होता है। और एक और युद्ध होता है चौथा, यहाँ पे दिया नहीं है, मैं बताता हूँ। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। थोड़ी सी चर्चा इससे संबंधित कर लेते हैं। बहरहाल आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। मैसूर युद्ध को लेकर मैं बताऊं, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, अगर मैं कहूं कि ये प्रश्न कहां से आया, तो क्षेत्रीय जो ताकतें हैं, भारत में जो ब्रिटिशर्स का विस्तार हो रहा है, तो भारत में ब्रिटिशर्स के विस्तार का जो ये मामला है वहां से ये प्रश्न आया। ठीक है, उसमें मैसूर कर्नाटक का रीजन है। तो जो प्रथम मैसूर हुआ, प्रथम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 67 से 69 के बीच में हुआ। 1767 से 69 के बीच में हैदर अली यहाँ पर शासक है। हैदर अली पहले सेनानायक रहा, बाद में ये शासक बना। तो हैदर अली प्रथम युद्ध में विजेता होता है और अंग्रेजों की यहाँ पर हार होती है। और यहाँ विजेता के रूप में हैदर अली ने मद्रास की संधि की। ठीक है, जो दूसरा युद्ध है 80 से 84 के बीच में, हैदर अली यहाँ पर 80 से 84 के बीच में यहाँ पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, या कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय पक्ष हारता है और ब्रिटिशर्स जो हैं वो विजित होते हैं। ठीक है, बी
और मैंने एक अपेरो बताया, इसका मतलब यहाँ पर विजित होते हैं। और ये जो है वो मैंगलोर की संधि होती है। तीसरा तीसरा युद्ध जो है तीसरा युद्ध जो है वो 90 से 92 के बीच में होता है। 90 से 1790 से 92 के बीच में तीसरा युद्ध होता है। अब हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान है और ये काफी बेहतर योद्धा है। इसे मैसूर का शेर कहा जाता है, टाइगर ऑफ द मैसूर। बीपीएससी ने तो एक बार ऐसा प्रश्न पूछ भी दिया था कि किसे टाइगर ऑफ द मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान। आपको मैं बताऊं कि ये जो इमेज गढ़े जाते हैं कि ये अमुक जगह का शेर है, अंग्रेज जब युद्ध को जीतते थे या फिर जनमानस के ऊपर अपने आप को हावी करना चाहते थे, तो जनमानस को यह संदेश देना चाहते थे कि तुम्हारे नायक को मैंने रौंदा है। कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान की हत्या हुई 1799, ये जो मैसूर वार हुआ फोर्थ मैसूर वार हुआ, तो उसके बाद टीपू सुल्तान के डेड बॉडी के ऊपर वहां का जो अंग्रेज अधिकारी था वो अपने पैर को रखता है और फोटोग्राफ्स बनता है और वो बहुत सारी जगहों पे प्रकाशित होता है, यह संदेश देने के लिए कि तुम्हारे शेर का हमने शिकार किया। ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पर भी हारता है। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि एक षड्यंत्र का हिस्सा है, सभी कहानियों को तो यहाँ बताना संभव नहीं है। टीपू सुल्तान के नाबालिग बच्चों को कैद कर लिया जाता है और मजबूरी में आकर टीपू सुल्तान जो है वो संधि करता है। तो इस प्रश्न से संबंधित उत्तर ए था। इससे संबंधित थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। देखिए, जनगणना को लेकर जो अप्रोच है वो ये है कि भारत में 1872 में पहली जनगणना होती है और उस समय लॉर्ड मेयो रहते हैं। आंसर मैंने बताया, लॉर्ड मेयो। लेकिन यह जनगणना जो है वो उचित ढंग से या सभी नियमों का पालन करते हुए नहीं होता है। पहली जनगणना 1881 में होती है और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनगणना हो रही है। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। हर 10 वर्ष पे ये जनगणना होती है। 81, 91, एक, ये सब बात आपको पता ही होगा। 1921 जो है वो डिविडेंड ईयर माना जाता है। यहाँ पे जनसंख्या ऋणात्मक दर्शाता है। ये सारी बातें थोड़ी बहुत कितनी दफा ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। 72 के पहले की घटना ये है कि भारत में क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से किसी को पता ही नहीं था। तो ऐसे में दादा भाई नौरोजी आते हैं आगे और उन्होंने एक तरीके से दबाव का कार्य किया। उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस पुस्तक में भारत में जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उसकी उन्होंने काफ़ी आलोचना की। आपको दादा भाई नेरोजी से संबंधित जो प्रश्न है, इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वयोवृद्ध भारतीय नेता इन्हें कहा जाता है। ये ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य रहे हैं। वहां पर ये लेबर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। तो दबाव एक बनता है और उसकी वजह से यहाँ पर 72 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना होती है। लेकिन सुचारू रूप से 81 से शुरू होता है और 81 में लॉर्ड रिपन जो हैं यहाँ के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, वैसे रहते हैं। तो ये था 8वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आंसर तो हो ही गया। अगले प्रश्न में है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। अच्छा देखिएगा, आप साहित्यिक विद्या से अगर परिचित हों तो बहुत सारी विद्याएं होती हैं जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक। तो ये जो नील दर्पण है वह मूलतः एक नाटक है। क्या है? नाटक है जो मूलतः बंगाली भाषा में लिखी गई, बंगाली भाषा में। ठीक है। और ये नाटक क्यों? क्योंकि मैं जिस समय मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, जिस समय मैं जिस जगह की चर्चा कर रहा हूँ, तो मूलतः ये है कि
नील कृषकों की जिस समय दुर्दशा थी, ये बंगाल से संबंधित है। ये जो नील की खेती की समस्या जो है बिहार में भी हुई थी, लेकिन ये बंगाल से संबंधित है। और बंगाल में 1859-60, 1859-60, लेकिन मैं आपको यह सूचित कर दूं कि शुरुआत में जब ये नाटक लिखा गया था तो 1860 तक इसके जो लेखक हैं इनके नाम को कहीं नहीं लिखा गया था, लेखक का नाम नहीं बताया गया था। और इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर कार्रवाई ना कर सके लेखक के ऊपर। लेकिन ये काफी पॉपुलर हुआ। लिखने वाले हैं दीनबंधु मित्रा। बाद में इसे हिंदी में भी लिखा गया, बंगाली भाषा में था ही, बाद में इसे हिंदी में भी लिखा गया और इसे अंग्रेजी में भी रूपांतरित किया गया। इसका रूपांतरण जो है वो अंग्रेजी भाषा में भी किया गया और अंग्रेजी भाषा में इसके लिखने वाले हैं माइकल मधुसूदन दत्ता। माइकल मधुसूदन दत्ता। माइकल मधुसूदन दत्ता इसके लिखने वाले हैं। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा, शरदचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। इससे जुड़ी हुई बातें मैंने बताई। आगे बढ़ते हैं। आप जब प्रश्नों को बनाएं तो इससे जुड़ी हुई जो हम लोग व्याख्या कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में भू राजस्व व्यवस्था का नाम दिया गया है, सूची 2 में संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया है। अस्थाई बंदोबस्त के सामने कार्डवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर। रईतवारी में कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, जिसमें टॉमस मुनरो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कार्डवालिस बहुत महत्वपूर्ण है। किसी किसी में किसी किसी प्रश्न में मैं आपको यहाँ बता दूं कि चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर का नाम नहीं भी दे सकता है, लेकिन जब अस्थाई बंदोबस्त हो तो कार्डवालिस का नाम रहेगा ही, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो टॉमस मुनरो का नाम रहेगा ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कैप्टन रीड और एल्फिंस्टन का नाम ना आए। यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है। मार्टिन वर्ड कहीं कहीं लिखता है और संजोग से ये सामने सामने ही रखा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस के समय में, रेतवारी कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के समय में, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के समय में हुआ था। लेकिन इससे थोड़ी और ज्यादा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, सिर्फ उत्तर बताने की। इसका उत्तर हो जाएगा A1 B2 C3, डायरेक्ट मिला हुआ है। ठीक है। इससे थोड़ा आगे की बात मैं समझता हूँ। सबसे पहले तो आपको यह समझना है क्या है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, इसकी पहले यह पृष्ठभूमि समझिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्हें भारत में अ, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित थी। तो यदि भारत में उन्हें टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिलेगा तो कृषकों से ही ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। क्योंकि भारत की कृषि का प्रकृति ऐसा था कि भारत की कृषि कॉमर्शियल नहीं थी, आर्थिक दृष्टिकोण के साथ ये नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसकी जो स्थिति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कृषकों के जो कृषक उत्पाद हैं उससे कैसे टैक्स कलेक्ट करें उसको लेकर ये प्रयास कर रहे हैं। तो जो भारतीय भू राजस्व व्यवस्था है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला जमींदारी या अस्थाई, जिसे आप कह सकते हो जमींदारी या अस्थाई, ये 1793 में हुआ था। ठीक है। इसे जानने की जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा है जिसे आप अ, यहाँ पर रैयतवाड़ी कहते हैं। रैयत, तो रैयतवाड़ी, और तीसरा है महालवाड़ी। पहले इस तीनों के बीच का संक्षिप्त में मैं डिफरेंस बता दूं। जमींदारी के लिए क्या किया गया कि किसी खास जगह के मजबूत व्यक्ति को, जिसके पास अपने लठैत थे, उसकी जिम्मेवारी दी दी गई। ये जमींदारी व्यवस्था। फिर इसी को खत्म करने के लिए सूर्यास्त का नियम, ये तमाम चीजें होती हैं। रैयतवाड़ी में किसान, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है किसान, किसान से ही प्रत्यक्ष रूप से टैक्स कलेक्ट किया जाता है।
और महालवाड़ी में महाल जो शब्द है उसका मतलब होता है गांव। यानी कि यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट है वो किसी किसान से नहीं है बल्कि पूरे गांव से लिया जा रहा है। और जहाँ 1793 में जमींदारी व्यवस्था, 1820 में रैयतवाड़ी, यानी कि ये अलग अलग फेज में, यानी कि ये जो अलग अलग फेज में ये तीनों व्यवस्थाएं हो रही हैं। 1793 में जमींदारी, रैयतवाड़ी 1820 में, और 1833 में महालवाड़ी, 1833 में महालवाड़ी। यहाँ से जानने की बात यह है कि जो जमींदारी व्यवस्था है वो बिहार, बंगाल जैसे प्रक्षेत्र हैं, बिहार, बंगाल, इन जगहों पर ये कार्य कर रहा है। बंबई, मद्रास, बंबई, मद्रास जैसे जगहों पर रैयतवाड़ी, बंबई, मद्रास जैसे जगहों पर रैयतवाड़ी, असम का भी क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल था। ठीक है। और महालवाड़ी जो है वो दक्षिण, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यूपी, एमपी, ये सभी जगह जो हैं वो महालवाड़ी के क्षेत्र थे। आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि जमींदारी व्यवस्था किसके समय में आई? प्रश्न में पहुंचिएगा। कार्नवालिस के समय में, रैयतवाड़ी किसके समय में, टॉमस मुनरो के समय, मालवाड़ी व्यवस्था किसके समय में, हॉल्ट मैकेंजी के समय में। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अस्थायी बंदोबस्त किन किन क्षेत्रों में, या अस्थायी बंदोबस्त को और किसके नाम से जाना जा सकता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन जगहों पर, या मालवाड़ी व्यवस्था किन किन जगहों पर की जाती है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। कब कब है ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? हालांकि जिस अधिवेशन में यह चर्चा की गई थी सिर्फ इतना ही मामला नहीं था, और भी चीजें हुई थी। समझते हैं। प्रश्न का जो उत्तर है वो है कराची अधिवेशन 1931। तो कराची अधिवेशन, आईएनसी सेशन 1931 की जो बातें हैं उसको समझते हैं। 1931 भारत की राजनीति में, आधुनिक भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण वर्ष है। इसमें जो सबसे पहला घटनाक्रम है वो 9 मार्च है, संभवतः 9 मार्च 1931। इसमें गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, समझना है। दूसरा जो घटनाक्रम 1931 में होता है वो होता है 23 मार्च, 23 मार्च 1931। और इसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी हो जाती है। और फिर 6 दिन बाद 29 मार्च को ये बैठक होती है, आईएनसी की छत्र, यहाँ पर लाहौर, कराची में ये बैठक होती है। ठीक है। अब ये जो तीनों घटनाक्रम है उसको एक साथ देखिए। गांधी इरविन पैक्ट जब किया जाता है तो गांधी से यह उम्मीद की जाती है कि उस समय जो कहा जा सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी है इरविन, उससे बातचीत करके राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता है। आम जनमानस का जो सेंटिमेंट है वो भी यही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 23 मार्च 1931 को, हालांकि इनकी फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन लोगों के डर से ज्यादा भीड़ जमा हो जाएगा, इन्हें एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है। और उसके 6 दिन बाद 29 मार्च को बैठक होती है, कांग्रेस की बैठक होती है। और इस बैठक का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक है। जब गांधी जी इसे अटेंड करने के लिए जाते हैं तो गांधी का काफी विरोध होता है। गांधी जी का विरोध होता है, जगह जगह पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। जगह जगह पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। गांधी जी
हालाँकि अपने ही तरीके से इस पर अपनी भावना को व्यक्त करते हैं और कहते हैं गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। कितनी दफ़ा इस स्टेटमेंट को भी पूछ देता है कि यह किस समय में यह वक्तव्य जो है वो महात्मा गांधी ने दिया है, ठीक है? तो गांधी जी का विरोध होता है। इसमें जो बैठक होती है, तो उसमें बहुत सारे मसौदे तैयार किए जाते हैं बैठक के निर्णय का। तो जो निष्कर्ष होता है, जो मसौदा तैयार किया जाता है, वो जवाहरलाल नेहरू तैयार करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। हालाँकि गांधी जो हैं, वो यहाँ पर जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे लोगों ने क्रांतिकारी कदम उठाया था, उसकी बारे में भी चर्चा करते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को इस रास्ते पर ना चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये रास्ते सभी के लिए नहीं है, ये बात कहते हैं। ठीक है? जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि जो गांधी-इरविन पैक्ट है हुआ है, उसे लागू किया जाए, उस पे विचार किया जाए। दूसरा चीज़ ये होता है कि स्वराज को लेकर बात कही जाती है। तीसरा जो चीज़ ये होता है, वो मौलिक अधिकार। ये साउंड सी कर रहा है, मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं, तो स्वराज जैसी बात होती है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित बातें होती हैं, ये सभी को लागू करने की यहाँ पर पैरवी की जाती है। तो अगर आईएनसी की बैठक कराची से संबंधित है, तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? आपको मैं बताऊं कि बंगाल जो है वो परिवर्तन का केंद्र रहा है। बंगाल परिवर्तन का केंद्र, परिवर्तन का केंद्र। और ये सामाजिक परिवर्तन, जैसे सती प्रथा का बंद होना, विधवा विवाह, विधवा विवाह जैसी प्रथाएं शुरू करना, है ना? अब जो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा था, इस परिवर्तन को धार्मिक नजरिए से दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक, जो परिवर्तन के साथ थे, और एक जो खिलाफ थे। उनका जो खिलाफ थे, उनका ये मानना था कि ये जो परिवर्तन है वो हमारे धर्म के मूलभूत विचारों से अलग है। हुआ यूं कि राजा राम मोहन राय, जिसमें राजा शब्द जो है वो अकबर द्वितीय जो मुगल शासक है, उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो हुआ यूं कि जो परिवर्तन के साथ जा रहे थे, उनमें राजा राम मोहन राय का नाम महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों का साथ भी मिलता है, विलियम वेंटिंग का नाम आता है। और कहानी इसकी तो ऐसी है कि राजा राम मोहन राय की घर में ही ये सती प्रथा होती है, इनकी भाभी को जिंदा जलाया जाता है। तो ये वेदों की ओर थोड़ा लौटते हैं, देखते हैं कि कहाँ ऐसा है जिसे हम देख सकें कि हमारे यहाँ पे जो ये घटनाएं हो रही हैं और इसे धर्म से जोड़कर देखा जाता है। धर्म की उचित व्याख्या को लेकर 1828 में राजा राम मोहन राय ने 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज, जिसका उद्देश्य था धर्म की उचित व्याख्या की जाए। अब जब ये काम कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऑर्थोडॉक्स थॉट को ही उचित समझते हैं, और इस ब्रह्म समाज के खिलाफ जो है वो धर्म सभा की स्थापना होती है, धर्म सभा की। और ये धर्म सभा जो है 1829-30 में राधाकांत देव के द्वारा स्थापित होता है। राजा राम मोहन राय बाद में लंदन चले जाते हैं, वहीं पर उनका देहांत होता है। धर्म सभा भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती है, परिवर्तन होता है। और ये जो ब्रह्म समाज है, इसमें भी अगले 40-50 सालों में, अगले 40 से 50 वर्षों में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। ब्रह्म समाज भी अपने जो मूल उद्देश्य है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आधुनिकता
को धर्म के साथ जोड़ा जा सकता है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है, राजा राम मोहन राय से पूछ दिया जाता है कि आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो शब्द राजा राम मोहन राय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक लॉजिकल थिंकिंग वाली जो अप्रोच है, वो इसमें शामिल रहती है। ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न की व्याख्या के साथ-साथ इस प्रश्न से संबंधित जो सोच है, आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? आपको पता ही है, सोक्रेट्स या सुकरात शब्द जो है एक विचारक के लिए है। सुकरात काफ़ी बड़े विचारक हैं। तो महाराष्ट्र के विचारक के रूप में किनका नाम है? बाल गंगाधर तिलक तो महाराष्ट्र से हैं, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से हैं, लाल बाल पाल। तो बाल गंगाधर तिलक हो गया, पाल हो गया, फिरोज शाह मेहता भी महाराष्ट्र हैं संभवतः, और महादेव गोविंद रानाडे भी हैं। तो ये जो महाराष्ट्र का सुकारात या आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता या कुछ ऐसे शब्द जो हैं, वो महादेव गोविंद रानाडे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो एक विद्वान हैं, समाज सुधारक हैं, बहुभाषाविद हैं, बहुभाषाविद, बहुत सारी भाषा के जानकार हैं, और ये पेशे से न्यायाधीश हैं, जज हैं। ठीक है? तो ये शब्द जो है, महाराष्ट्र का शुकरात जो है, वो महादेव गोविंद रानाडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 18 जनवरी को इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, 18 जनवरी। एक बात मैं आपको और बताऊँ, जब आप परीक्षा देने जाएँ, तो जब इतिहास के पन्नों से होकर गुज़रें और परीक्षा के आस-पास कोई यदि महत्वपूर्ण व्यक्ति की जन्म जयंती हो या उससे जुड़ा हुआ कोई तिथि हो, तो उससे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जो एग्ज़ामिनर होता है, उसके थोड़ी माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करें, और उसके हिसाब से भी काम आ सकता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि जो ब्रह्म समाज है, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आता है। 1828 से देखिए कितना 78 तक 4 प्रकार के ब्रह्म समाज का नाम आता है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने बनाया था, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने, और फिर साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। धर्म की व्याख्या, ये सभी जो ब्रह्म समाज हैं, धर्म की व्याख्या जैसे आज भी बड़ी, कहा जा सकता है, डिबेटेबल सब्जेक्ट होता है। धर्म क्या है? सच क्या है? झूठ क्या है? सत्य या असत्य क्या है? ये सारे जो शब्द हैं, ये तो धर्म की व्याख्या क्या है? एक, और जो पूजा पाठ की शैली है, जैसे कोई एकेश्वरवाद में बिलीव करता है, कोई बहु ईश्वर की प्रथा को मानता है। तो एकेश्वरवाद जो है, मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा जरूरी है या नहीं, इस चीज को लेके बहुत सारे विचार रहते हैं। तो ये उचित ही है, ये सभी सामने ही नाम दिए गए हैं, तो इस लिहाज से हमें विकल्प ढूंढना है, ये ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर पहुंचते हैं। शारदा अधिनियम, जो कि 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित थी? पहले तो समझ लेते हैं शारदा एक्ट नाम ही क्यों पड़ा। आपको मैं बताऊं कि कानूनी रूप से एक व्यक्ति थे, नाम था हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रयासों से ही शारदा एक्ट लागू हो चुका था। हालांकि अंग्रेजों के समय में ये 1872 से ही प्रयास किया जा रहा था कि विवाह की न्यूनतम आयु क्या हो, विवाह की न्यूनतम आयु क्या हो, लड़कों की चाहे लड़कियों की, लेकिन खास करके जो यहाँ पर न्यूनतम आयु की जो बात थी, उसका एक तार्किक व्याख्या यह था कि माँ बनने की उचित उम्र क्या है। माँ बनने की, माँ बनने की उचित उम्र, माँ बनने की उचित उम्र, ठीक है। तो जो उस समय इस एक्ट के साथ बात जुड़ी थी, वो थी 14 एवं 18। अभी हाल फिलहाल आपको पता ही होगा कि लड़कों की शादी को लेकर केंद्र सरकार ने 25, लड़कियों लड़कियों की शादी को लेकर 21, इसके पहले 18 वर्ष था।
हालाँकि राज्य सरकारों के ऊपर भी ये छूट दे रखी गई है कि वो उचित जैसा समझें। जैसे बिहार में अभी भी 18 वर्ष का जो उम्र है, वही उस 18 से नीचे जो है, वो बाल विवाह के कैटेगरी में आता है, जो कि एक अपराध है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उल गुलान या महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो जितने भी आप कह सकते हैं कि आदिवासी बहुल इलाके थे, वहाँ पर ये शब्द उल गुलान खास करके झारखंड झारखंड महान विद्रोह भी इसे कहा जाता है। महाविद्रोह या महान विद्रोह या परिवर्तन, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया। और दिक्खुओं के खिलाफ किया गया। दिक्खु जो गैर आदिवासी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और गैर आदिवासी का मतलब यहाँ पर अंग्रेजों से है। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो शब्द है वो बिरसा मुंडा के लिए इस्तेमाल होता है, जिनकी जन्म जयंती 15 नवंबर है, और इन्हीं की जन्म जयंती पर बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में बना। ठीक है? तो जो वहाँ की संपदा है आदिवासियों की, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई, और साथ ही साथ उस समय कहा जा सकता है कि जो बीमारियां फैल रही थी, जैसे प्लेग, हैजा, है ना? तो उसमें प्लेग, हैजा जैसी जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं, उसमें बिरसा मुंडा ने खूब जमकर लोगों का सेवा किया। तो बिरसा मुंडा के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो काफी बढ़ा, इसीलिए इनका नाम धरती अब्बा भी कहा जाता है, धरती बा। ठीक है? वो वहाँ के यहाँ पर भगवान के दर्जा को ये प्राप्त करते हैं। 15 नवंबर इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, धरती अब्बा। प्लेग हैजा, बाद में बिरसा मुंडा जो हैं वो उलगुलान विद्रोह को करते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण प्लेग हैजा बताया जाता है। ठीक है? तो ये सारा मामला जो है वो उलगुलान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन-सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। ये सभी कहीं न कहीं के सेनापति थे। लेकिन जो कैंपबेल हैं, उन्होंने बहुत जगहों पर जाकर 1857 की क्रांति को सुलझाया था। उसमें कुछ जो जगह हैं, कानपुर, लखनऊ, बरेली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैज़ाबाद। इसीलिए इन्हें महत्वपूर्ण कहा गया। हालाँकि दिल्ली में अलग, बाकी जगहों पे अलग-अलग नाम आते हैं। प्रश्न पूछ दिया जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 1857 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी के मेंस में यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं, वीर कुंवर सिंह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो अलग-अलग जगह पर किसने भारतीय नेतृत्व को दिया, यह प्रश्न होता है। किसने अंग्रेजों का नेतृत्व दिया, यह प्रश्न देता है। जैसे मुझे एक प्रश्न याद आता है, संभवतः बिहार एसआई का पूछा हुआ था कोई पीवाईक्यू, कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट है, उसके बेटे को हडसन नाम के अधिकारी ने मारा था, और हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटे के सर को काटकर चांदी के थाली में रखकर बहादुर शाह जफर को प्रस्तुत किया था। तो अलग-अलग जगहों पर ये अप्रोच मानचित्रकारी भी यहाँ से होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको जानना चाहिए। बहरहाल मैं इस प्रश्न के अनुसार मैंने बताया कि कैंपबेल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अधिकतर उन जगहों को कवर करता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। 1885 के पहले तो बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। उनमें से सबसे पहला परिवर्तन तो 1858 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म होने के साथ यहाँ पर क्राउन का शासन शुरू हो चुका था। ये बात तो आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जाने। क्राउन का मतलब जो ब्रिटिश की महारानी है, अब वो भारत की भी महारानी कही जाएंगी, ये बात कही गई। साथ ही साथ एक भारत में
राजनीतिक समझ का विकास भी होना शुरू हो गया था, राष्ट्रवाद का समझ शुरू हो गया था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अगर आपके सामने ये जो चारों जो विकल्प दिए हुए हैं, उनको लेकर अगर देखा जाए, तो 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस, हाँ, बिल्कुल है। क्वेश्चन पूछा है, शामिल नहीं है, तो ये तो है। ये इसका क्षेत्रीय विस्तार से संबंध है, तो ये तो नहीं था। 1870 ये भी होगा, और 1883 में इल्बर्ट बिल। देखिए, दिल्ली में शाही दरबार था, खास करके जो बंगाल का प्रक्षेत्र है वो अकाल था, तो लोगों को एक राजनीतिक रूप से भी लगा कि जिसे हम शासक मान बैठे हैं वो कुछ कर नहीं रहा है। हालांकि आईएनसी भी अपने प्रारंभिक दौर में, आईएनसी का जो प्रारंभिक दौर है 1885, आईएनसी 1885 से 15 तक, 1915 तक नरमवाद की राजनीति करता है। बाद में 1915 से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, 1975 के। तो ये ए सी डी तो है, बी नहीं है। इस प्रश्न के लिहाज से बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। समझते हैं। तो एक अंग्रेज अधिकारी हैं, वायसराय हैं, कर्जन। और कर्जन ने 1905 में जो भारत की अब तक की जो राजनीतिक केंद्र था बंगाल, उसमें थोड़ी फेरबदल कर दी और बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का जब विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन जब हुआ, तो बंगाल विभाजन के रिएक्शन के फलस्वरूप उस समय की जो सबसे बड़ी राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव थी भारत में, आईएनसी, इसका स्वतः विभाजन हो जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल। ठीक है, आपको पता ही होगा, गरम दल में लाल, बाल और पाल, ये तीन नाम आते हैं। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। नरम दल में नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग रहते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस में जो ये फूट पड़ा, उस पर ये कमेंट करता है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। यहां पर ऐसा होता है कि कांग्रेस टूटती है, और इसको थोड़ा और मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने 1906 में एक और पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना में मदद करता है, लंदन में। ठीक है, तो ये सब घटनाक्रम होता है 1909 में। 1909 में मुस्लिमों को एक अलग, आप जिसे पार्लियामेंट रिफॉर्म भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक और सूची दो है, पुस्तक और लेखक के नाम दिए हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल, पट्टाभी तरमैया, ये वही है जो 1939 में आईएनसी की अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ते हैं और सुभाष चंद्र बोस से मुंह खाते हैं। इनकी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सही है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट, आयरलैंड की हैं। भारत की पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आर पी दत्ता। इंडिया टुडे 1857, एस एन सेन। तो ये सही मिला हुआ है, यानी कि A1 B2 C3 D4, यहाँ विकल्प गलती से ऐसा है, तो ये हो जाएगा पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग में है? होम रूल का मतलब स्वशासन, हो मतलब घर, तो होम रूल का मतलब खुद का नियम, स्वशासन इसका हुआ। तो होम रूल को लेकर यानी स्वशासन को लेकर सबसे ज्यादा मुखर कौन थे? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एनी बेसेंट भी होम रूल को लेकर देते हैं, तो इस विकल्प के अनुसार तो बाल गंगाधर तिलक है। कहानी समझते हैं। 1914 में ये मांडवा एक जेल है, महाराष्ट्र, मांडवा जेल, ये बाहर आते हैं। उस समय ये गिरफ्तार किए गए थे और आकर ये स्वशासन को लेकर काम करना शुरू करते हैं।
और स्वशासन का जो कंसेप्ट है वो आयरलैंड, एनीबेसेंट आयरलैंड की थी। तो सबसे पहले आयरलैंड में ये बात होती है। आयरलैंड जो ब्रिटेन है उसका ही एक हिस्सा था जहां पर स्वशासन लेकर काम किया गया था, और ये सफल प्रयोग था। जब ये एनीबेसेंट भारत में आती है तो यही चीज यहाँ पर चाहती है। तो 1916 में, 1914 में मांडवा जेल से बाहर आते हैं। प्रश्न ये भी पूछता है, बाल गंगाधर तिलक जेल में रहते हुए उन्होंने गीता पर एक टिप्पणी लिखी थी, गीता रहस्य। गीता रहस्य, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मांडवा जेल में बाहर आकर 1916 में ये प्रयास करते हैं। 1916 के मई जून की प्रयास बाल गंगाधर तिलक की, सितंबर में एनी बेसेंट, और दोनों अलग अलग ढंग से काम करते हैं। दोनों ने भारत के अलग अलग केंद्र में काम किया था, जहां पे एनी बेसेंट का जो होम रूल है, होम रूल लीग है, वो दक्षिण भारत मद्रास में अपने सेंटर को रखता है, और ये मुंबई में इसका सेंटर को रखते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में। हालांकि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो गरम दल के प्रतिनिधि हैं, तो जो आईएनसी के नरम दल के लोग हैं उनकी सहायता नहीं मिलती है, खास करके मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार। तो एनी बेसेंट ने अपने जो होम रूल लीग, अपने जो स्वशासन की बात की थी, होम रूल लीग, इस होम रूल लीग के कंसेप्ट को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो अखबार उठाए वो थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो प्रश्न के विकल्प के अनुसार एक और दो जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? देखिए, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह भी कहीं कहीं लिखता है, तो ये हैं। आरसी दत्ता जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं। इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण एक किताब है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नहीं है, ए बी सी है। नहीं है मैं तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के दिल्ली अधिवेशन जो है भारत की आज़ादी की घोषणा के बाद है, स्वतंत्रता मिल गई है और संविधान सभा का गठन हो चुका है। 1946 में ही ऐसा हुआ था, आपको ज्ञात ही होगा। इसकी पहली जो बैठक है 9 दिसंबर बिहार की तरफ से 11 दिसंबर को परमानेंट तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, और सिन्हा, पूरा नाम अभी मैं ध्यान से नहीं आ रहा है, 9 दिसंबर को वो दोनों ही बिहार से ही हैं। इनके नाम पर सिन्हा लाइब्रेरी भी है। ठीक है, तो संविधान सभा की गठन है 1947 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं एक अहम भूमिका में हैं, अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, और यह दिल्ली अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को आपातकाल के रूप में कांग्रेस ने काफी प्रयोग भी किया है। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी, तो 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही उस समय भी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये एक तरफ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजों के अलग अलग लोग के नाम दिए गए हैं। ठीक है, समझते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें अगस्त शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है। एक है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, आपको पता ही होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। बाकी अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प में क्या अंतर है, इसको लेके थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूं।
अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा और क्या है? संकल्प, राइट। अगस्त संकल्प और एक अगस्त क्रांति भी है। संयोग से इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि ये जो अलग-अलग समय में ये सभी कार्य हुए हैं, इसके पहले आंसर मैं देख लेता हूँ। अगस्त घोषणा को लेकर मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रहते हैं, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के समय में लिन लिथगो रहते हैं, ठीक है? और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। यानी कि A1, B2, C4 और D3। तो ए जो विकल्प है वो होता है, ठीक है? थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। अगस्त क्रांति जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले। यहीं पर महात्मा गांधी ने कहा था, जो विचार महात्मा गांधी के थे, उस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही थोड़ी उठापटक हो गई थी। नेहरू जो हैं महात्मा गांधी से थोड़े सहज नहीं थे, या इन पर जो महात्मा गांधी की जो बात थी, उस पे वो राजी नहीं थे। तो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो बड़ा ही कठोर शब्द में थे कि मैं मुट्ठी भर लोगों से कांग्रेस से भी बड़ा अ, आंदोलन खड़ा कर दूंगा, है ना? तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुआ था, जहां पर ये आज मुंबई में ये क्रांति हुई थी, उसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, ठीक है? अगस्त संकल्प जो है ये भी गांधी से संबंधित है, और गांधी से संबंधित है, ये 1933 की बात है। इसमें यह बात कही गई थी, अहमदाबाद का साबरमती आश्रम, और कहा गया कि महात्मा गांधी ने कहा कि यदि मैं स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं किया, तो मैं साबरमती आश्रम दोबारा नहीं लौटूंगा। और संजोग ऐसा कि भारत की आज़ादी मिल गई, लेकिन महात्मा गांधी वहां दोबारा लौटकर नहीं गए। तो ये था, ये जो प्रस्ताव था वो संभवतः 1940 की बात है, और 1940 की बात है। यस, 1940 लॉर्ड लिन लिथगो के समय की बात है। लिन लिथगो के समय में बात है, और इसमें अ, एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन का तैयार करना जिसमें भारतीय पक्ष भी हो। मूलतः क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें भारतीयों को शामिल किया जा सके, तो इसको लेकर अंग्रेजों की तरफ से ये प्रयास किया गया। उसमें एक समूह बनाने की बात कही गई, और ये कहा गया कि उस समूह में भारतीय भी होंगे, भारतीय भी शामिल होंगे। इसमें यही छुपा हुआ था कि अंग्रेज भी थे, जिसे बाद में इनकार कर दिया गया। अगस्त घोषणा जो है, अगस्त घोषणा अगस्त घोषणा जो है वो मॉन्टेग्यू के संबंधित है, और ये जो है अगस्त घोषणा जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें भी भारतीय रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी। तो ये अगस्त से संबंधित ये है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए, जयप्रकाश नारायण बिहार से हैं, और ये समाजवादी विचारधारा के बहुत नज़दीक हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के काफ़ी नज़दीक हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के ये काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन था, उसको चुना था, कांग्रेस के अंदर ही, और सोशलिस्ट पार्टी के ये सचिव थे, नरेंद्र देव जो हैं उसके अध्यक्ष थे। तो इनका ऐसा मानना था कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो आज़ादी के काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे में कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए।
दल विहीन राजनीति को लेकर भी जयप्रकाश नारायण ने विचार रखा था। अगर आप बीपीएससी के लिए जा रहे हैं, बिहार से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक। हालांकि जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसके महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांधी के स्वराज की भावना, यहाँ पे जो राजनीतिक समझ है, राजनीतिक समझ, इसके बारे में चर्चा है। महात्मा गांधी की जो राजनीतिक समझ है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। यहाँ पर जो महात्मा गांधी का स्वराज है, वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरफ से है। यानी कि आंतरिक एवं बाह्य, यानी कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, वो तभी स्वतंत्र है जो अपने अपनी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। तो महात्मा गांधी देखिएगा, बेसिक एजुकेशन पर काफी फोकस करते हैं, आश्रम व्यवस्था पे काफी फोकस करते हैं, जिसमें लोग की जीवन शैली ठीक ठाक हो, इस पे बातचीत करते हैं। साथ ही साथ वो स्वयं की आज़ादी की बात करते हैं, तो मार्केट पर डिपेंडेंसी की बात करते हैं, मार्केट से अपनी डिपेंडेंसी को अलग करने की बात करते हैं। खादी का प्रमोशन इसी का हिस्सा था, खादी को बढ़ावा देना इसी का हिस्सा था। स्वदेशी जो विचार है वो इसी का हिस्सा है। ठीक है, अपनी संस्कृति को गर्व की दृष्टि से देखना, ये भी इसी का हिस्सा है। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी, वो भारत में लौटने से पहले इन्होंने लिखा था। 1893 को ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के कहने पर। और वहां से ये फाइनली 1915, 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। विद्यार्थियों, ये 9 जनवरी इनके लौटने के ही तारीख पर हम आज भी प्रवासी दिवस मनाते हैं। इस विकल्प के अनुसार उन्होंने रेलवे पर जो उस समय स्वास्थ्य के जो बुरे हाल थे, उसको लेकर, और अच्छा प्रबंधन नहीं था, तो उसको लेकर रेलवे पर इन्होंने ये भी कमेंट किया था। ठीक है, दुर्घटनाओं का वाहक 1 और 4, जो विकल्प डी है, ये आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज से इतिहास के कुछ चयनित प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत की है। साथ साथ क्वेश्चंस को बनाइए, प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। यदि आप इन विषयों को पढ़ चुके हैं तो बनाकर देखिए, अगर नहीं जानते हैं तो साथ साथ जो चर्चाएं होती हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, काफी फायदेमंद होगा आपके लिए। 71वीं बीपीएससी या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की भी ये मजबूती प्रदान करेगा। धन्यवाद।